गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं गरिमा राठौड़ फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन श्री कर्णी अकेडमी एंड एजुटेक। तो बेटा हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे हमारे 12th केमिस्ट्री का, हम लोग वही चैप्टर आज कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे कोर्स बुक का चैप्टर 2 विलियन हम लोग प्रोग्रेस में हमारा चल रहा था, तो हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले का जो टॉपिक था, हम जो हम टॉपिक कर चुके हैं उसको मैं एक बार थोड़ा रिकैप्चुलेट करवा देती हूँ आप लोगों को। हम लोगों ने विलयता के बारे में अध्ययन कर लिया है, विलियन के प्रकारों के बारे में अध्ययन कर लिया है, विलायक के बारे में अध्ययन कर लिया है, साथ ही साथ सांद्रता निकालने की सभी विधियां भी हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने हेनरी का नियम पढ़ लिया था जो हमें गैस को किसी द्रव में घोलने के बारे में बता रहा था। तो आज हमने कल राउल्ट का नियम पढ़ लिया। आज हम उसी के आगे से हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे राउल्ट के नियम से। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, कम ऑन स्टार्ट नाउ बेटा। आदर्श और अनादर्श विलयन, इसकी बात करेंगे हम। कल हमने ये पढ़ा था राउल्ट का नियम जो है हमें किसी भी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके मोल भिन्न के मध्य संबंध बताता है। ठीक है बेटा, इतना टॉपिक हम कल कर चुके हैं। आज जो नई बात है जो हमें पढ़नी है इस चैप्टर में, जो इम्पॉर्टेंट भी है, क्वेश्चंस भी आते हैं, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट भी है इस चैप्टर का, वो है आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में। तो आदर्श विलयन और अनादर्श का क्या मतलब है? देखो, आदर्श हम किसे कहते हैं आदर्श? जो हमारी सब बातें मान ले उसे हम क्या कहते हैं? आदर्श। एक बहुत अच्छा बच्चा है जो क्लास में सब बातें मान रहा है, रिस्पॉन्सिबल है, टाइमली है, लर्निंग कर रहा है, अच्छे मार्क्स ला रहा है, तो वो आदर्श। और अनादर्श कौन? जो हमारा कहा नहीं मान रहा। भाई एज अ पर्सन तो हम यही कहेंगे, जो हमारा कहा नहीं मान रहा वो बदमाश, अनादर्श। और जो हमारी बातें मान रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? आदर्श। लेकिन हम यहाँ पे किसी पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, विलियन की बात कर रहे हैं। तो विलियन को हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं आदर्श और अनादर्श के प्रकारों में? तो हम अब ये चेक करेंगे कि क्या मतलब है इन शब्दों का, कैसे कोई भी विलियन हमने जो बनाया है उस विलियन को हम किस प्रकार से आदर्श कहेंगे, और ऐसी कौन सी परिस्थिति होगी जिसमें हम किसी विलियन को अनादर्श कह देंगे। ऐसा क्या काम कर देगा विलियन, ऐसा क्या होगा उस विलियन में कि हम किसी विलियन को आदर्श कहें और किसी को अनादर्श कह दें। चेक करें बेटा। ठीक है, आइए चेक करते हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के लिए क्या बातें हमें पढ़नी है। देखो, जो टॉपिक है हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अवाष्पशील। इससे पहले का जो टॉपिक था वाष्पशील विलय युक्त वाला हम लोग कल कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। कल हम लोग राउल्ट का नियम पढ़ चुके थे कि वह क्या बता रहा है हमें, वाष्प दाब में, साथ ही साथ वाष्प दाब और मोल भिन्न में संबंध बता रहा था। लेकिन कल जो हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था वो किसके संदर्भ में पढ़ा था? वो हमने पढ़ा था वाष्पशील विलय के संदर्भ में। और आज हम किसकी बात करें? देखो ये क्या लिखा, अवाष्पशील विलय के संदर्भ में आज हम बात करेंगे राउल्ट का नियम क्या कहता है। क्या सेम रहता है या कुछ चेंजेस हो जाते हैं उस नियम में, वो हमें आज स्टडी करना है। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का क्या तात्पर्य हुआ कि हमने एक पात्र लिया। कल मैंने आपको एक बात एक्सप्लेन की थी वाष्पशील के लिए, आज मैं यही बात एक्सप्लेन कर रही हूँ अवाष्पशील के लिए। हमने एक पात्र लिया, इस तरह से पात्र में हमने विलायक लिया जो किस समान होगा? द्रव में है, द्रव के रूप में लेना है हमें विलायक। अब हमने विलय भी द्रव के रूप में लिया है, लेकिन विलय की खास बात है ये हमारा है विलायक, द्रव विलायक है, और ऊपर से हम विलय भी जो इसमें ऐड करेंगे वो भी हमारा द्रव के रूप में होगा। क्लियर है? लेकिन इस विलय के लिए एक कंडीशन मैंने फिक्स कर दी है कि इसकी कैसी कैरेक्टर है, ये अवाष्पशील है। कौन अवाष्पशील है? विलय अवाष्पशील है। क्यों हम ये बात कह रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि अगर मैंने विलय मिक्स किया है तो सतह के कुछ जो अणु होंगे वो विलय के अणु भी कुछ भाग सतह पर घेर लेंगे। ये विलय का, ये विलायक का, ये विलय का, ये विलायक का, ये विलय का, ये विलायक है। तो मैं विलायक वाले को आपके लिए
डॉट बना देती हूँ, ठीक है। ये जो कलरफुल जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हैं विलायक के, जो अनकलर्ड मॉलिक्यूल हैं ये हैं विलय के। तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ एरिया घेर लिया है अपना सतह पर आकर। इस कारण से हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अब ये तो यहाँ पे हमने ये बात भी क्लियर की है कि विलय कैसा है, अवाष्पशील है। यानी यदि ये अणु, विलय के जो अणु हैं वे यदि सतह पर भी हैं तो भी वे वाष्पित नहीं होंगे। वाष्पित नहीं होंगे तो वाष्पित होने वाले अणु किसके बचे हैं? केवल और केवल विलायक के ही अणु हैं जो वाष्पित होंगे। यानी वाष्प दाब किसके कारण बनेगा? यदि मैंने पात्र को ढक दिया है तो वाष्प दाब किसके कारण बनेगा? केवल और केवल विलायक के अणुओं के कारण वाष्प दाब बनेगा। इतनी बातें क्लियर हैं, हम लोग कल भी कर चुके हैं। कल भी हमने ये कॉन्सेप्ट जो था वाष्प दाब का ये समझ लिया था। आज थोड़ा सा मैंने और आपको रिवाइज करवा दिया है कि क्या मतलब है इन दो बातों का, विलय मिलाया तो क्या फ़र्क पड़ गया, ठीक है। हालांकि हम कल ये कर चुके हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, अवाष्पशील ठोस विलय युक्त विलयन में विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब केवल वाष्पशील द्रव विलायक A के आंशिक दाब के बराबर ही होता है। तो ये बात तो मैंने आपको अभी चित्र की सहायता से भी तो बताई है। क्या बताया है? यही तो बताया है कि भाई विलय कैसा है। विलय की प्रकृति हम लोगों ने यहाँ हेडिंग में ही क्लियर कर ली है कि अवाष्पशील है। तो भले ही वो सतह पे पड़ा रहे लेकिन वाष्पित नहीं होगा। यानी वाष्प दाब किसके कारण? केवल विलायक के कारण। तो प्रथम लाइन में यही तो हमने लिखा है, जो हमने इस चित्र में समझा वही हमने नोट डाउन कर लिया, समझ के तो लिखना है। तो क्या कह रहा है ये कि विलयन का वाष्प दाब केवल अवाष्पशील द्रव विलायक, केवल वाष्पशील द्रव विलायक के कारण ही होगा। और दूसरी बात क्या, इसका कारण क्या बता रहा है? क्योंकि अवाष्पशील ठोस विलय का आंशिक वाष्प दाब तो नगण्य है। नगण्य क्यों होगा? क्यों होगा नगण्य? क्योंकि विलय कैसा है? अवाष्पशील है। जो चीज़ वाष्पित ही नहीं हो रही है, जिसके वाष्प ही नहीं बन रहे हैं, उसका वाष्प दाब कहाँ से आएगा? कुछ नहीं, ज़ीरो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि अवाष्पशील विलय जो हमने ले लिया है वह कैसा है, उसका वाष्प दाब कैसा होगा? बिल्कुल नगण्य होगा। और ये बात बेटा चित्र की सहायता से बहुत आसानी से हमें समझ भी आ रही है। तो हमने जब चित्र बना के समझ लिया तो हम उसी बात को अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं ईजिली। क्लियर है बात? क्लियर है? तो जो हमने बात लिखी है उसी को हम मैथमेटिकली यहाँ पे बता रहे हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं कि विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब को हमने कल किससे डिनोट किया था? P से किया था। तो यहाँ पे भी हम उसी की बात कर रहे हैं कि जो कुल विलयन हमारे पास आया है विलय और विलायक को मिलाने पर, उसका वाष्प दाब किसके बराबर होगा? दोनों अवयवों के वाष्प दाब के, A का वाष्प दाब, B का वाष्प दाब। A क्या है बेटा? ये देखो यहाँ पे लिखा है A इज विलायक, तो B क्या हो जाएगा? B अपने आप विलय हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, B है विलय और A है विलायक, ठीक है। दोनों के वाष्प दाबों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वाष्प दाब आ जाएगा विलयन का। लेकिन अभी अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है? विलय कैसा है? अवाष्पशील है। और यदि वो अवाष्पशील है विलय तो PB का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता कि रहेगा, नहीं, कोई मतलब नहीं रह जाता। ये बेचारा वाष्पित ही नहीं हो रहा तो इसके वाष्प दाब को हम कंक्लूड ही क्यों करें? हम क्या करेंगे? इसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो हमने वही लिखा है नेक्स्ट, P बराबर यानी कुल वाष्प दाब बराबर PA। सिर्फ PA के बराबर होगा कि नहीं? क्यों होगा? क्योंकि A क्या है? विलायक है और केवल विलायक में ही यह क्षमता है कि वह वाष्पित हो सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? और ये बात हम पढ़ चुके हैं कि A का आंशिक दाब जो है वो किसके बराबर होता है? P0 A इंटू XA, उसके मूल भिन्न और उसके वाष्प दाब के समान होता है। तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया, ये हम पढ़ चुके थे राउल्ट के नियम में। क्लियर हुई बात? यहाँ P0 A शुद्ध विलायक का वाष्प दाब एवं XA, यहाँ मैं लिख रही हूँ XA विलायक के मोल भिन्न है। ये बात तो हम पढ़ चुके हैं ना। XA का क्या मतलब होता है? किसी भी अवयव के मोल भिन्न को हम X से लिखते हैं। अगर XA लिख लिया तो A के मोल भिन्न। क्लियर है? आगे चले। विलयन का वाष्प दाब PA विलायक के वाष्प दाब P0 A से हमेशा कम होता है। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कल भी तो हमने पढ़ा है।
कि विलयन जब हम बनाते हैं, देखो अगर यहाँ पे विलयन, अगर मेरे पास विलय नहीं होता तो केवल विलायक होता, विलायक होता तो ये जो पूरी सतह है, ये सतह किसके अणुओं द्वारा घेरी जाती, केवल और केवल विलायक के अणुओं द्वारा। लेकिन जब मैंने विलयन बना लिया, यानी जब मैंने विलय भी इसमें ऐड कर दिया, तब क्या हुआ, कुछ जो सतह का स्थान है वो किसने घेर लिया, विलय के अणुओं ने घेर लिया। अब विलायक चाहकर भी, विलायक की तो क्षमता है कि वो वाष्पित हो सकता है, लेकिन वो चाहकर भी वाष्पित नहीं हो पा रहा संपूर्ण सतह से। क्यों? क्योंकि कुछ सतह विलायक को मिली है, कुछ विलय को भी मिली है, जिस कारण से इन दोनों को मिलाने पर जो विलयन मुझे प्राप्त होगा उसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से तो हमेशा कम ही होगा। ये बात हमने कल भी पढ़ी थी, फिर से रिवाइज करवा दिया आपको। यही बात यहाँ लिखी गई है, से कम होता है। क्यों? कि XA जो है वो 1 से हमेशा कम होंगे, हमें पता है, हमने कल भी या पहले भी पढ़ चुके हैं ये बात को। XA प्लस XB टोटल मोल होते हैं जो 1 के इक्वल होते हैं। अब अगर XB है ही नहीं तो ये तो हमेशा 1 से कम ही होगा, क्योंकि कुछ पार्ट तो है वो तो XB का है कि नहीं, विलयन में तो है ही ना। दोनों के अंतर P0A माइनस PA, किसकी बात हो रही है, P0 किसको कहा गया है, ये देखो विलायक का वाष्प दाब है P0A, विलयन का वाष्प दाब क्योंकि वो हमेशा कम होता है, ठीक है, उसे हम क्या कह रहे हैं, PA कह रहे हैं, को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। इन दोनों का जो अंतर मिलेगा वो हमें क्या बताता है कि कितनी कमी हो गई है। कम तो होगा, वो तो हमें पता चल गया है, और उस कमी का कारण भी हमें पता चल गया है कि भी सतह का कुछ भाग विलय के अणुओं ने घेर लिया है, तो विलायक जो है 100% वेपराइज हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन कितनी कमी हुई है, अगर हम उस कमी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस को, इन दोनों के अंतर को उपयोग में लेंगे। इतनी सी तो बात है यहाँ पे। क्लियर हो रही है बेटा बात? तो फिर से एक बार चेक कर लो, अवाष्पशील विलय यदि होता है तो अवाष्पशील विलय के लिए हमें पता है, अवाष्पशील विलय मतलब वाष्पित नहीं होने वाला, क्योंकि वह भी, उसके अणु भी सतह पर उपस्थित होंगे तो वो विलायक को भी 100% वाष्पित नहीं होने देंगे। यानी जैसे ही हमारे पास विलयन बनेगा उसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाएगा। क्लियर है? और इनका जो अंतर है उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। और ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है P0A माइनस PA, इससे हम उस कमी का भी पता लगा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ओके, आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं आगे। XA क्या है, मोल भिन्न है, किसके, A के मोल भिन्न है। XA का मान कितना होता है, 1 माइनस XB। कैसे हुआ, हमें पता है ना बेटा, XA प्लस XB बराबर 1। क्लियर है? तो मैं यदि XA का मान निकालना चाहूँगी तो क्या करूँगी, XB को इधर लेके जाऊँगी, XB को मैं इधर लेके जाती हूँ तो क्या बनेगा, माइनस का बनेगा, तो 1 माइनस XB। क्लियर हुई है बात? तो यही वैल्यू मैंने यहाँ रखी है, XA बराबर 1 माइनस XB। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। XB क्या है, XB था अवाष्पशील विलय B के मोल भिन्न है। ठीक है, विलय को हमने B कहा था तो उसके मोल भिन्न को क्या कह रहे हैं, XB कह रहे हैं। तो PA बराबर P0A, ये तो एज इट इज पिछले फॉर्मूले से लिखा है, XA के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, ये जो वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है XA की वो हम यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं 1 माइनस XB। क्लियर है बेटा, कहाँ से आई वैल्यू, यहाँ से आई इस फॉर्मूले से। ठीक है, आगे देखो, फिर सॉल्व किया हमने, P0A मल्टीप्लाई है ये इसके साथ तो माइनस P0A XB, P0A को 1 से मल्टीप्लाई किया P0A माइनस एज इट इज P0A को XB से मल्टीप्लाई किया P0A XB। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। आगे देखो P0A XB, क्लियर हुई ये वाली जो बात है, इसके लिए कह रही हूँ मैं, P0A XB इज इक्वल्स टू P0A माइनस PA। यही तो अंतर था, वाष्प दाब का अंतर ये था कि नहीं, किसके बराबर निकला, इसके बराबर। ये जो फॉर्मूला था यहाँ से आ गया हमारे पास। क्लियर है बात? तो XB को मैं यहीं रखती हूँ, ये जो XB है इसको मैंने एज इट इज यहाँ से लिख लिया। ये जो है P0A ये कहाँ जाएगा, इस पूरे P0A माइनस PA के अपॉन में चला जाएगा कि नहीं, चला जाएगा कि नहीं, बस वही मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो XB की वैल्यू मेरे पास क्या आई, XB बराबर P0A माइनस PB
अपॉन पी नॉट ए, ये जो है ना इट इज पी बी। क्लियर है बात? एक्स बी बराबर पी नॉट ए, ये एज इट इज पी नॉट ए माइनस पी बी अपॉन पी नॉट ए। पी नॉट ए कहाँ से आया? यहाँ से आया मेरे पास, ये मैंने निकाल लिया मोल भिन्न एक्स बी का। क्लियर है? अब देखो इस एक फॉर्मूला से बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे सामने आई है। क्या आई है? पी नॉट ए माइनस पी बी अपॉन पी नॉट ए। ये एक जो फॉर्मूला मेरे पास आया है, इस फॉर्मूले को मैं क्या कहती हूँ? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर हुई बात? पी नॉट ए माइनस पी बी अपॉन पी नॉट ए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस फॉर्मूले से मुझे क्या पता चलता है कि इसकी तुलना में कितनी कमी हुई है, इसकी अपेक्षा कितनी कमी। ये तो कमी है, अवनमन है, किसकी? इसकी अपेक्षा। तो हम इसे क्या कहते हैं? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब अवनमन कैसे निकाला था? वाष्प दाब अवनमन कैसे निकाला था? याद करो। वाष्प दाब अवनमन पी नॉट ए माइनस पी ए किया था अपन ने, याद आ रही है आपको बात? पी नॉट ए माइनस पी ए किया था हमने कि नहीं? ये एज इट इज़ यहाँ से पी नॉट ए माइनस पी ए यहाँ पे आ गया, और ये पी नॉट ए जो है वो यहाँ से एज इट इज़ मैंने यहाँ रखा, तो यहाँ पे भी पी नॉट ए माइनस पी ए। तो पी नॉट ए माइनस पी ए क्या था? वाष्प दाब का अवनमन। लेकिन पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये क्या है? इसकी अपेक्षा में कितनी कमी हुई है। तो हम इस पूरे सूत्र को क्या कह सकते हैं? ये पूरा सूत्र क्या कहलाएगा? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। क्लियर है बेटा? ध्यान रख लेना, जब भी हमें वाष्प दाब अवनमन पूछे तो सिर्फ हमें ये यूज करना है, क्या? पी नॉट ए माइनस पी ए। लेकिन यदि हमसे आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन पूछा गया है तो हमें पूरा फॉर्मूला ये वाला यूज करना है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। क्लियर हो गई बात? आगे चले? ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अतः राउल्ट के नियमानुसार एक निश्चित ताप पर, किस पर? एक निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। मोल भिन्न के बराबर होता है। ये बात किसने बताई? राउल्ट के नियम से हमने पता लगाई ये बात। क्लियर हुआ? अभी अभी हमने क्या फॉर्मूला लिखा था? एक्स बी लिखा था। एक्स बी क्या है? विलय के मोल भिन्न है। किसके बराबर आए थे हमारे पास? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये आया था। इसको हमने क्या कहा था? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। ये किसके बराबर मिला हमें? विलय के मोल भिन्न है ना, ये एक्स बी तो विलय के मोल भिन्न है। यही बात हमने यहाँ लिखी है कि राउल्ट का नियम क्या बताता है कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन किसके बराबर होता है? विलय के मोल भिन्न के बराबर होता है। क्लियर हुई बात आपको? वाष्प दाब अवनमन और आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन में अंतर समझ आ गया है? कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। ओके, अब हमारा मेन टॉपिक, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक एज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर एग्जामिनेशन, स्टार्ट होता है आदर्श एवं अनादर्श विलयन। तो बेटा आदर्श और अनादर्श विलयन पढ़ने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, राउल्ट के नियम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जो उसने वाष्पशील विलय के लिए बताया, साथ ही साथ अवाष्पशील विलय के लिए बताया था, उन दोनों कॉन्सेप्ट को आप अपने माइंड में रखते हुए पहले उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करें। ठीक है? नहीं क्लियर है, पुराने वीडियोस एक बार चेक करें, रिवाइज करें, फिर आदर्श और अनादर्श विलयन का जो टॉपिक है उसको क्लियर करें। ठीक है? अदरवाइज डाउट पे डाउट, कंफ्यूजन बनता जाएगा आपको। क्लियर बेटा? तो चेक करते हैं आदर्श विलयन। आदर्श विलयन मतलब वो विलयन जो हमारा कहा मान जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है विलयन कोई हमारी बात थोड़ी ना सुनता है, तो फिर आदर्श कहने का क्या तात्पर्य है? हम कैसे कहेंगे कि विलयन आदर्श है? आइए परिभाषा देखते हैं। वह विलयन जो सभी तापों एवं सांद्रता परासों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो भाई किसकी बात मान रहा है?
राउल्ट की बात अगर हमारा विलियन मान जाता है, तो मैंने यही तो आपको बताया था, आदर्श कौन, जो हमारी सब बातें माने, हमारे अकॉर्डिंग, वो आदर्श है। देखो कितना समझदार है, कहते ही कर दिया, इससे अच्छा कोई बच्चा ही नहीं है, इस व्यक्ति से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है, कितना समझदार है, कहते ही कर देता है। तो वैसे ही आदर्श विलियन का क्या मतलब है, वह विलियन जो राउल्ट का नियम मान रहा है, किसी भी प्रकार का ताप उसे दे दिया जाए या सांद्रता में कैसा भी परिवर्तन कर दिया जाए। क्लियर हुई बात। तो वह विलियन क्या कहलाएगा, आदर्श विलियन कहलाएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये परिभाषा लिखने के साथ साथ मैं आपको जो जो इसकी विशेषताएं बताती जाऊंगी, आपको वो सभी विशेषताएं एज इट इज लिख के आनी है। ऐसा नहीं सिर्फ ये एक लाइन लिखी, वह विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है सभी तापों और सांद्रताओं पर, उसे हम आदर्श विलियन कहते हैं। नहीं, अब आप 12th में हैं, आपको जितना कॉन्सेप्ट पता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही लिखना है, जितना आपसे उम्मीद की जा सकती है उतना तो लिखोगे एटलीस्ट। तो सिर्फ ये परिभाषा नहीं, जो विशेषताएं हैं आदर्श विलियन की वो भी मेंशन करके आनी है आपको। क्लियर हुई बात बेटा। चलो देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। अवयव ए एवं बी से बने आदर्श विलियन को निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी चाहिए। इन शर्तों के अनुसार ही इसकी परिभाषा भी बनती है। तो आपको ये सभी शर्तें बोर्ड एग्जाम में कॉपी में मेंशन करके आनी है, भूलना नहीं है कि सिर्फ एक लिख दूं, दो लिख दूं, नहीं। बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपके लिए प्रस्तुत की जा रहा है। ये जो नोट्स है ये सब बहुत सिंप्लीफाइड करके आपके सामने बताए जा रहे हैं, तो इनको तो एटलीस्ट आपको दिमाग में रखना ही है। पहली शर्त क्या है, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है, हमने परिभाषा में भी तो यही कहा था कि आदर्श विलियन कब बनेगा, जब राउल्ट के नियम का पालन करे। तो हमने पहली शर्त क्या रख दी कि वही हम तो आदर्श विलियन उसी को कहेंगे जो राउल्ट के नियम को मान रहा है। पहली शर्त तो ये तो उसे पूर्ण करनी पड़ेगी ना विलियन को आदर्श बनने के लिए, तो हमने इसे पहला शर्त कह दिया। अब राउल्ट के नियम में हमने क्या बात पढ़ी थी कि कुल दाब जो होता है विलियन का वो PA + PB दोनों अवयवों के वाष्प दाब के बराबर होता है। ठीक है, यहीं पे हमने PA और PB की वैल्यू भी निकाली, वो भी राउल्ट के नियम से पढ़ा था। PA = P0A XA, PB = P0B XB। ठीक है, चाहे ये लिख के आओ चाहे ये लिख के आओ, लेकिन दोनों में से एक चीज़ ज़रूर लिख के आनी है आपको। पहली शर्त, राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। यदि आदर्श विलियन है तो राउल्ट का नियम का पालन करेगा। ठीक है, अगली शर्त क्या होनी चाहिए, देखिए सेकंड नंबर पे हम कौन सी शर्त कह रहे हैं, दोनों अवयवों को मिलाने पर विलियन का आयतन, किसके बारे में कह रही है दूसरी शर्त, आयतन की बात यहाँ पर की जा रही है। विलियन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के बराबर होता है। क्या मतलब है इस शर्त का, अभी क्लियर करते हैं बेटा। अर्थात ΔV मिक्सिंग = 0। देखो मैं यहाँ पे चित्र की सहायता से आपको बताती हूँ। जैसे मैंने पात्र लिया, ठीक है, पात्र में मुझे बनाना है विलियन, मैंने विलायक लिया, ऊपर से डाला इसमें कुछ विलय। ठीक है, अब विलायक का सपोज आयतन मेरे पास है 150 ml। ठीक है, 150 ml क्या है मेरे पास, विलायक है। क्लियर हुई बात। इसमें मैंने कुछ मात्रा में डाल दिया विलय। तो यदि मेरा विलियन आदर्श है तो इसमें क्या होना चाहिए, मैं विलय इस मिलाने पर भी ये जो आयतन है ये 150 ही रहना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर हुई बात। यानी मिलान ΔV मिक्सिंग का मतलब क्या है, दोनों अवयवों को मिलाने पर आयतन का जो चेंज है, डेल्टा मतलब आयतन का चेंज कितना होना चाहिए, 0, यानी नो चेंज, यानी आयतन में कोई चेंज होना ही नहीं चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है, बताओ बेटा, खुद सोचो कि क्या ऐसा पॉसिबल है, मैं एक लिक्विड में कोई सॉलिड या कोई लिक्विड मिला रही हूँ और मैं ये एज्यूम करती हूँ कि आयतन जो है दोनों पदार्थों को, दोनों अवयवों को मिलाने पर आयतन परिवर्तित ना हो, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी आदर्श विलियन कुछ नहीं है या कुछ है,
है। देखते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या आदर्श विलयन बनाया जा सकता है। तो ये दूसरी शर्त है कि भाई दोनों अवयवों को मिलाने पर भी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। डेल्टा वी मिक्सिंग 0 मतलब नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। मिक्सिंग लिखा है यहाँ पे, मिश्रित करने पर भी आयतन का परिवर्तन कैसा, 0। आइए देखते हैं तीसरी शर्त क्या कह रही है हमें। तीसरी शर्त कह रही है दोनों अवयवों को मिलाने पर एंथैल्पी अपरिवर्तित रहती है। किसकी बात हो रही है, एंथैल्पी, ऊष्मा की बात हो रही है। यहाँ पर वो भी अपरिवर्तित रहती है। देखो यहाँ क्या लिखा है, अर्थात न तो ऊष्मा का अवशोषण और न ही ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यानी ये जो कथन लिखा है इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। यानी फिर से मैं बात कर रही हूँ इसी चित्र की। मैंने विलायक लिया, विलय मिलाया, दोनों को मिलाने पर मिक्सिंग लिखा है यहाँ पे, दोनों को मिलाने पर ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। डेल्टा मतलब परिवर्तन, H मतलब हीट, ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तभी तो मैंने ये शर्त लिखी है, डेल्टा H मिक्सिंग बराबर 0 मतलब नो चेंज। क्लियर हुई बात, दोनों शर्तें समझ आ गई। आप चाहे, मेरी बात सुनो बेटा, एग्जाम में आप चाहे ये कथन लिखे या नहीं लिखे, इतना सा लिख देंगे ना 2 नंबर लगा के, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ये पूरी बात को ही तो हमने शॉर्ट में लिखा है, तो पूरी बात लिखो ना लिखो, आप उसका मतलब समझा दो। ये लिखोगे, ये पूरा कथन लिखने के बजाय सिर्फ 3 नंबर लगा के डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0 लिखोगे, क्लियर है, कोई गलत नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है। क्लियर हो गई तीसरी शर्त। चलिए आगे देखते हैं, चौथी शर्त क्या कह रही है, विलयन में ए बी ससंजक बल का परिमाण, ए बी किसकी बात है, ए कौन है, विलायक है, बी कौन है, विलय है। ए बी कौन है भाई, विलायक और विलय की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। विलयन में ए बी ससंजक बल का परिमाण अवयवों में उपस्थित ससंजक बलों के परिमाण के बराबर होते हैं। देखो ससंजक बलों मतलब इसको मैं यूं लिख रही हूं, उपस्थित मतलब पहले से कौन उपस्थित है, ए और ए, ये 2 अणु, तो इनके मध्य भी तो कोई ससंजक बल होगा। और दूसरा अवयव मेरा कौन सा है, दूसरा अवयव है मेरा बी और बी में भी तो कोई ना कोई ससंजक बल होगा, तभी तो इसके अणु आपस में बंधे होंगे। क्लियर है। लेकिन जैसे ही विलयन बनाऊंगी तो नए तरह के जो ससंजक बल हैं वो रिजल्ट होंगे, और वो किसके बीच में बनेंगे, कुछ अणु ए के कुछ अणु बी के साथ जाकर जुड़ जाएंगे, तो वो नई तरह की अंतःक्रिया होगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, चौथी शर्त में इन्हीं अंतःक्रियाओं की बात की गई है कि विलयन बनने पर भी ए बी के मध्य जो आकर्षण बल है वह उसका परिमाण कितना होना चाहिए, ए के मध्य और बी के मध्य, यानी विलायक के खुद के अणुओं और विलय के खुद के स्वयं के जो अणु हैं उनके मध्य जो ससंजक बल है उनके बराबर होना चाहिए। क्लियर हुई बात, क्लियर है बेटा, ओके। चलिए आगे देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण जो हैं आदर्श विलयन के, ये आपको दिमाग में रखना है। इसी साल 2020 में भी नीट में उदाहरण पूछा गया था, 4 आपको एग्जाम्पल देके पूछा गया था कि निम्न में से कौन आदर्श नहीं है, तो एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए आदर्श विलयन किस किस का बन सकता है। उसके अलावा वाला जो पेयर आया उसको आप क्या करोगे, अपना करेक्ट ऑप्शन चुन लोगे। ठीक है, तो देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए मैंने लिखा है। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं, बेंजीन प्लस टोलुइन। बेंजीन और टोलुइन का यदि मैं मिश्रण बनाती हूँ, ठीक है, समान मात्रा का यदि मिश्रण बनाती हूँ तो वो कैसा होगा, आदर्श होगा। यानी इन दोनों को मिलाने पर न तो आयतन परिवर्तित होगा न ऊष्मा परिवर्तित होगी। क्लियर है बात। सेकंड देखिए, एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन व एन हेप्टेन, इसका भी किस प्रकार का विलयन हमें प्राप्त होगा, दोनों को मिलाना है। देखो प्लस लिखा है, ठीक है, एक विलय और एक विलायक है, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन का विलयन कैसा है, आदर्श। थर्ड नंबर पे चेक करते हैं, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को
ब्रोमोबेंजीन की समान मात्रा में मिलाती हूँ तो मिलने वाला विलयन कैसा होगा? आदर्श, राउल्ट के नियम की पालना करने वाला होगा। क्लियर है बात? चौथा चेक करो बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4, इन दोनों का मिश्रण मिलेगा, विलयन बनाऊंगी तो वो भी कैसा होगा? आदर्श। चलिए आगे चेक करते हैं। पांचवा उदाहरण है एथिलीन क्लोराइड, समझ गए? एथिलीन क्लोराइड डाइक्लोरो व्युत्पन्न है ये, और एथिलीन ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड नहीं होगा, ये भी एथिलीन ब्रोमाइड होगा। ठीक है। 6 में एथिल ब्रोमाइड तथा एथिल आयोडाइड। 7वां उदाहरण देखिए, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, ये वाला पेयर बहुत याद रखना है आपको। दोनों तरह की जो अल्कोहल है, मेथेनॉल और एथेनॉल, उनका मिश्रण भी किस प्रकार का विलयन देता है? हमें आदर्श विलयन देता है। अगला देखिए उदाहरण, 8वां उदाहरण, 1 क्लोरोब्यूटेन प्लस 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन प्लस 1 ब्रोमोब्यूटेन। किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम? ये सारे जो हमने पढ़े हैं 1 से लेके 8 तक, इनको सभी को मिश्रित करेंगे एक के साथ तो हमें किस प्रकार का विलयन प्राप्त होगा? आदर्श विलयन। और आदर्श विलयन की कौन सी शर्तें हैं वो हम क्लियर कर चुके हैं। डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा H मिक्सिंग 0, AB जो ससंजक बल है इज इक्वल्स टू AA और BB। इसको इस तरह से मैं यहाँ पे और क्लियर कर देती हूँ, शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं हम इसको, AB के जो ससंजक बल हैं वो इक्वल होने चाहिए AE BB। क्लियर है? ये 4 शर्तों की पूर्ति उसे करनी चाहिए, तब हमारा विलयन कैसा बनेगा? आदर्श विलयन बनेगा। क्लियर हुई बात? अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन की बेटा बात करते हैं। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, वे विलयन जो राउल्ट का नियम नहीं मानेंगे। भाई ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई थी। यदि हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कैसा है, बात ही नहीं सुनता है, बड़ा बदमाश है, कोई बात नहीं मानता, यानी हमारी नज़रों में वो कैसा है? हमारी बात नहीं मानने वाला, यानी अनादर्श। लेकिन विलयन की जब हमने बात करेंगे तो हम किसके लिए कहेंगे? राउल्ट का नियम नहीं मानता, राउल्ट की बात जो मान रहा है वो आदर्श, जो राउल्ट की बात नहीं मान रहा वो अनादर्श। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो आगे चले, अनादर्श विलयन की बात करते हैं। वे विलयन जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन। और उसके अवयवों से बनाने पर एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन भी प्रदर्शित करते हैं। यानी वो सारी शर्तें जो हमने आदर्श विलयन के लिए पढ़ी थी, एक भी शर्त उसमें से ये नहीं मानेंगे ना बेटा, तभी तो अनादर्श कह रहे हैं हम उसको। क्लियर है स्टूडेंट? समझ आ रही है बात? आदर्श और अनादर्श का जो डिफरेंस है वो भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो क्लियर करते रहो एक एक बात को। आदर्श हमने किस बात के अकॉर्डिंग आदर्श नाम कहा था? भाई राउल्ट का नियम मान रहा है, पहली बात। नहीं मान रहा है, अनादर्श। आदर्श क्या करता है? एंथैल्पी परिवर्तन इज इक्वल्स टू 0। अनादर्श में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, तभी तो हम उसे अनादर्श कह रहे हैं। आयतन परिवर्तन आदर्श की कैटेगरी में क्या था? 0। लेकिन अगर अनादर्श है तो ये परिवर्तन भी वो जरूर प्रदर्शित करेगा। क्लियर हो रही है बात? दोनों में हर पॉइंट में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्लियर है बात? आगे बढ़े। ठीक है, अनादर्श विलयन की बात कर रहे हैं। एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन प्रदर्शित करेगा, तभी तो हम उसे क्या कहेंगे? अनादर्श विलयन कहेंगे। ठीक है, आगे चेक करते हैं। इस प्रकार के विलयन में विलय एवं विलायक के मध्य उपस्थित ससंजक बल, देखो इनकी बात हमने की थी वहां पे आदर्श के लिए। चौथी जो शर्त थी, तो विलय और विलायक के मध्य जो आसंजक बल उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? ए बी के मध्य जो अंतः क्रिया हुई है उसे हम क्या कह रहे हैं? विलय विलायक ससंजक बल। क्लियर है?
तो आइए चेक करते हैं। विलय एवं विलायक के मध्य उपस्थित ससंजक बल विलय विलय या विलायक विलायक ससंजक बलों से भिन्न होते हैं। मैं इसको इस तरह से लिख दूं, इज नॉट इक्वल। ए बी के मध्य जो ससंजक क्रिया है वो इक्वल नहीं होगी ए के मध्य की अंतः क्रिया और बी के मध्य की अंतः क्रिया से। तो वहाँ पे जो शर्तें हमने पढ़ी थी वहाँ की शर्तों से जस्ट अपोजिट यहाँ पे सारी बातें हमें लिखनी है। और अगर हमने एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, यदि आदर्श विलयन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अनादर्श बिल्कुल अपने आप ही हम लिख सकते हैं। पता ही तो हमें सिर्फ 4 बातें ही तो लिखनी है। राउल्ट का नियम मानता है, नहीं मानता। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 है, नहीं है। डेल्टा वी मिक्सिंग 0 है, नहीं है। चौथा ससंजक बल के बारे में, ए बी इक्वल टू ए बी बी, ए बी नॉट इक्वल टू ए बी बी। क्लियर है बात बेटा? ओके, तो इसी के साथ ये जो सारी शर्तें हैं ये किसके लिए हैं? अनादर्श विलयन के लिए। क्लियर हो गई बात? अर्थात लास्ट लाइन जो है उसको फिर से क्लियर कर लेते हैं। अर्थात यदि विलयन 2 अवयवों ए व बी से मिलकर बना है तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी के मध्य की ससंजक क्रिया इज नॉट इक्वल टू ए बी बी। तो कौन सी कैटेगरी में चला गया विलयन? अनादर्श। बात ही नहीं मान रहा है। ठीक है, चलिए आगे चेक करते हैं। ये देखिए जितनी भी हमने वहाँ पे बातें लिखी थी उन सब को यहाँ पे स्मॉल फॉर्मुलेशन के रूप में हमने लिखा है। पहली बात, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, यानी पी ए इज नॉट इक्वल टू, वहाँ पे इक्वल टू था, राउल्ट ने बताया था ना पी ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। यहाँ पे हम क्या कहेंगे? अनादर्श है, बात तो मानेगा नहीं, यानी नॉट इक्वल टू। पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ये पहली शर्त। ठीक है, ध्यान आ रहा है? रिवाइज करते रहो ब्रेन में अपने। सेकंड, डेल्टा एच मिक्सिंग, वहाँ पे क्या लिखा था? इक्वल टू 0, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0। अनादर्श हो गया। अनादर्श की नहीं सुन रहा है हमारी बात, अनादर्श। थर्ड पॉइंट पे चलो, डेल्टा वी मिक्सिंग इज अगेन नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है बात? फिर से वही बात, उसका उल्टा लिख दिया हमने, अनादर्श बन गया। ए बी आकर्षण बल इज नॉट इक्वल टू ए या बी आकर्षण बल। ये बात अभी हमने क्लियर की थी 4th पॉइंट में, उसी को हमने यहाँ पे 4th पॉइंट के रूप में शॉर्ट में लिख लिया। ठीक है, अब जब हमारी कोई बात नहीं मान रहा, देखो बेटा बच्चे जो है 2 तरह के होते हैं। एक वो जो बहुत सीधा सीधा समझदार, जैसा पापा मम्मी ने कहा बात मान ली, टीचर ने कहा बात मान ली, पढ़ना है पढ़ लिए, उठना है उठ गए, सोना है सो लिए, सब काम किए, वो तो चला गया आदर्श की कैटेगरी में। अब कुछ बच्चे जो अनादर्श, पापा ने कहा पढ़ना नहीं, उसको उस वक्त पढ़ना नहीं होता, जब कहते हैं उठना उस वक्त उठना नहीं होता, जब कहते हैं दूध पीना उस वक्त दूध नहीं पीना होता, मतलब सारी हरकतें नहीं मानने वाली, तो अनादर्श। अब अनादर्श में क्या है बेटा? 2 तरह के। कुछ तो ऐसा कि भाई चलो ठीक है कुछ नहीं कर रहा, पढ़ाई वढ़ाई कुछ ना कुछ तो करके अपना, चलो ये नहीं तो पढ़ाई में होशियार नहीं है बच्चा तो कोई बात नहीं, गेम्स में ठीक है, टाइपिंग में, कंप्यूटर्स में, कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट अपनी लाइफ बना लेगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे होते हैं अनादर्श बच्चे जो ना तो बात मानते हैं और किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट नहीं है, ना पढ़ना है, ना लिखना है, ना कुछ कमाना है, ना कुछ धमाना है, ना फ्यूचर प्लानिंग है। ठीक है, वो भी अनादर्श की कैटेगरी में ही है। यानी आदर्श जिसका फ्यूचर सेफ है, जिसने सोच लिया, वो मान रहा है हर बात, वो तो आदर्श। लेकिन अनादर्श जो ना कुछ सुन रहा है ना कुछ मान रहा है, उसको भी हमने क्या किया? 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। एक वो जिसका ये तो लग रहा है कि भाई कुछ नहीं करे, ये काम करके ज़िंदगी तो जी लेगा। दूसरा वो जो कुछ भी नहीं कर रहा, पता ही नहीं है, पेरेंट्स हमेशा उसके टेंशन में रहते हैं, क्या करें इसका, ये क्या करेगा पता नहीं जी, क्या करेगा बड़ा होके पता नहीं। ठीक है, तो इस तरह से अनादर्श विलयन जो है वो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जिसको पता है कि हाँ लाइफ में कुछ कर लेगा, उसको हम क्या कह रहे हैं? वे विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। किससे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं? यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ आपको, राउल्ट के नियम से। ठीक है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलो कुछ नहीं कर रहा तो पेरेंट्स के दिमाग में एक पॉजिटिव सोच रहती है कि चलो कोई बात नहीं यार, कंप्यूटर्स में डाल देंगे, कुछ कमा धमा के अपनी ज़िंदगी जी लेगा। दूसरे तरह के और भी तो होते हैं बदमाश बच्चे, वे विलयन जो ऋणात्मक विचलन, इनका कुछ पता नहीं है ये क्या करेंगे, भगवान कुछ करेगा भी कि नहीं। तो वे विलयन जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, किससे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं? राउल्ट के नियम से जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं।
तो देखो कॉन्सेप्ट मैप क्या बन रहा है कि हमने विलियन पढ़ा, ठीक है, राउल्ट का नियम पढ़ा। राउल्ट का नियम जो मानेंगे वो तो आदर्श, जो नहीं मानेंगे वो अनादर्श। अनादर्श वाले भी दो तरह के, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलियन अलग कैटेगरी है, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अलग कैटेगरी वाले अनादर्श विलियन हैं। टोटल मिला के विलियन कितने तरह के हो गए? 3। आदर्श राउल्ट का नियम मानेंगे, अनादर्श जो नहीं मानेंगे पर धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे, अनादर्श जो नहीं मानेंगे लेकिन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है? तो इन 3 तरह के विलियन की बात करनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो सबसे पहला हमने विलियन पढ़ा था आदर्श, उसका ग्राफ, उसको अगर चित्र की सहायता से बताना हो तो जो हमने राउल्ट के नियम में ग्राफ पढ़ा था वही सेम ग्राफ है। लेकिन ये जो 2 हैं अनादर्श विलियन, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, इनके लिए ग्राफ भी बदल जाएगा। हम लोग राउल्ट के नियम वाला आदर्श विलियन वाला ग्राफ यहाँ पे फिर से स्टडी करेंगे, फिर से ये चेक करेंगे कि हम उस ग्राफ की सहायता से, उस फिगर की सहायता से कैसे पता लगाएंगे कि कौन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलियन है और कौन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलियन है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो अनादर्श विलियन समझ आ गया। ये सारी शर्तें हैं, ये परिभाषा बनेगी किसकी? सिंपल अनादर्श की। धनात्मक और ऋणात्मक की बात नहीं कर रही हूँ मैं अभी, केवल अनादर्श विलियन की बात में आप ये सभी पॉइंट्स लिख के आएंगे उसकी परिभाषा में। सिर्फ स्टेटमेंट में नहीं जाना है, सब कुछ सिस्टमैटिक आपको लिखना है, कॉपीज में भी और अपने एग्जामिनेशन में भी। चलो चलते हैं आगे, चेक करते हैं। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलियन। तो पहले हम बात किसकी कर रहे हैं? पॉजिटिव वालों की। किसकी? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वालों की। अब अनादर्श की बात तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है, अनादर्श तो होगा ही, लेकिन अनादर्श किस प्रकार का? जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। किससे? राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलियन क्या होता है, क्यों हम उसे कहते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलियन, क्यों कहा जा रहा है उसे, ये चर्चा करते हैं हम अभी। यहाँ पे देखो, धनात्मक विचलन की बात हो रही है बेटा। इस प्रकार के विचलन में विलियन के प्रत्येक अवयव, अवयव कौन कौन से? विलय और विलायक। ये हमारा विलायक और ये हमारा विलय, ठीक है, क्लियर है? ओके। विलियन के प्रत्येक अवयव A एवं B का आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब की अपेक्षा अधिक होता है। ध्यान किस पे देना है आपको? अधिक। जितना राउल्ट के नियम ने बताया था इक्वल्स टू, वो इक्वल नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है? अधिक होता है। क्लियर है? यानी अधिक होने पर हम उसे किस कैटेगरी में डालेंगे? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वालों की श्रेणी में डालेंगे। समान तो होगा नहीं, समान तो उसी का होगा जो आदर्श है। समान नहीं है तो फिर कैसा होगा? या तो ज्यादा या तो कम, 2 ही कंडीशन बचती है हमारे पास, या तो इक्वल हो, इक्वल नहीं है तो फिर या तो इक्वल से ज्यादा या कम। तो यदि ज्यादा आ रहा है हमारे पास वाष्प दाब, तो वो किस श्रेणी में जाएंगे विलियन? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वालों की श्रेणी में हम उसे डाल देंगे, ठीक है। इस प्रकार का विचलन उन विलयनों द्वारा प्रदर्शित होता है जिनमें विलायक की अंतःक्रिया जो है विलय की अंतःक्रिया या विलायक विलय की अंतःक्रिया की अपेक्षा प्रबल होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था आदर्श में कि AB इज इक्वल्स टू AA BB, इस तरह का इक्वल नॉट तो होगा ही किसमें? अनादर्श में। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, ये कैसी होगी? ज्यादा होगी। किसकी? AA BB से AB की जो क्रिया है, अंतः क्रियाएं, वो ज्यादा होंगी, ठीक है। अर्थात AA और BB के आकर्षण बल
ए और बी के आकर्षण बल ए बी आकर्षण बल की अपेक्षा प्रबल होते हैं। समझ आ रही है बात आपको? तभी तो वो कैसा विचलन प्रदर्शित करेंगे? धनात्मक विचलन प्रदर्शित। हर बात ज्यादा आएगी, इक्वल नहीं आके यदि अधिक अधिक आ रही है तो हम उसे किस कैटेगरी में डालेंगे? पॉजिटिव की कैटेगरी में डालेंगे, धनात्मक विचलन वालों की श्रेणी में डालेंगे। आगे देखते हैं, विलयन का वाष्प दाब राउल्ट नियम से निर्धारित वाष्प दाब से भी अधिक होता है। क्लियर है? अधिक वाली बात आ गई फिर से। क्लियर है? आगे चलते हैं। इस प्रकार का ग्राफ आएगा। देखो राउल्ट का ग्राफ कैसा था? सीधी सीधी लाइन थी, स्ट्रेट लाइन। ये अगर इस तरह का ग्राफ आता तो हम क्या कहते? आदर्श। अगर इस तरह का आ जाता, किसके लिए आया था? राउल्ट नियम के लिए, आदर्श के लिए ग्राफ था। यदि ऐसा नहीं आ रहा है बल्कि कैसा आ रहा है, देखो इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर, ये दिख रही है आपको लाइन ऊपर, यानी ये किस तरह का शो कर रहा है हमें? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, वैल्यू कैसी आई है? पहले वाले ग्राफ से ऊपर, यानी वैल्यू कैसी है? धनात्मक है। क्लियर है बात? अगर इससे नीचे आती तो हम क्या कहते? नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन ऊपर आई है तो पॉजिटिव। तो आपको इस प्रकार का ग्राफ दिमाग में रखना है, ड्रॉ करना है। ग्राफ के अकॉर्डिंग में आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंस बताइए आदर्श और अनादर्श, धनात्मक और ऋणात्मक अनादर्श में। क्लियर हुई बात बेटा? इस ग्राफ को दिमाग में बिठा लेना आप। किसके लिए है ये? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन। कौन से वाले? पॉजिटिव डेविएशन वाले, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। क्यों है ये धनात्मक? इसका कारण मैंने आपको बता दिया। जो जनरल वैल्यू थी ग्राफ की, ये जनरल जो वैल्यू थी, इससे थोड़ा ऊपर आया है ग्राफ। जनरल वैल्यू ये थी और इससे ऊपर आ गया ग्राफ, तो यानी वैल्यू कैसे निकली? पॉजिटिव। क्लियर है बात बेटा? एवरीबडी? तो ये ग्राफ आपको हमेशा दिमाग में रखना और ड्रॉ भी करके आना है। वो सारी शर्तें लिखोगे जो बताई है और साथ ही साथ में ग्राफ ड्रॉ करोगे। पूछा जाए या नहीं, ये बना के ही आना है आपको। ठीक है, ये आपकी चॉइस में नहीं है, कह दिया टीचर ने तो बनाना है आपको। क्लियर है? ओके, आगे चले। तो आज हम इस क्लास में इतना ही करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप लोग रिवाइज करें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, आइडियल सॉल्यूशन का डिफरेंस आपको देखना है। ठीक है, और साथ ही साथ में पॉजिटिव डेविएशन वाला जो ग्राफ है, धनात्मक विचलन वाला जो ग्राफ है, वो भी दिमाग में आपको रखना है। एग्जाम्पल जरूर याद रखोगे आदर्श विलयन के। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीबॉडी।
एक सेकेंड आप लाइट ऑन कीजिए ज़रा, मुझे लग रहा है। हाँ ठीक है।